हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमें 3 ईयर का टाइम स्किप दिखाया गया था, जिस दौरान जिन जो है तो टेम्पेस्ट स्ट्रोम से मिलता है और फिर उन्हें अपने सेक्ट में शामिल कर लेता है। उसके बाद वो शैडो की रिक्वेस्ट पर ग्रैनी यानी कि स्ट्रोम मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाता है और वहीं पर वो वुडोंग सेक्ट के शॉर्ट सेज से फाइट करते हुए उन्हें भी मार देता है। फिर लास्ट में वो अपनी सभी प्रिपरेशंस को करके नॉर्दर्न हेवनली सेट के फोर्थ और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर से फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन वहां भी उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्लड वॉरियर को तो ऑलरेडी हमारे मोयोंग यूलचियोन ने ट्रॉमेटाइज कर रखा होता है। अब मीटिंग में वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के प्लान के बारे में बताता है, जिसमें वो साइलेंट नाइट और सेंट्रल हेवनली अलायंस को एक दूसरे से लड़ाकर ही खत्म कर देंगे। दूसरी साइड हम सेंट्रल हेवनली अलायंस की तरफ से फाइट करने वाले हीरो डैम सूचियन को देखते हैं, जिसने अपने सोल्जर की जानों को बचाने के लिए अपने ही कमांडर यानी कि अजूरे ड्रैगन को मार दिया होता है, जो कि वन ऑफ द 9 स्काई था। वो फाइट भी कोई फाइट नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूशन होती है। हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा डैम सूचियन अब 9 स्काई से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर लास्ट में हम साइलेंट नाइट के होरिकन डीमन को देखते हैं, जो कि सिचुआन में मौजूद सभी सेक्टरों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो इस पार्ट के शुरुआत में हमें द हाउस ऑफ ब्रिलियंट क्लाउड को दिखाया जाता है, जो कि 9 स्काई का एक मीटिंग एरिया है। वहां मौजूद वन ऑफ द 9 स्काई स्पेक्टर ह्यून से बोलते हैं कि यार, हम लोगों को इस तरह मिले हुए कई साल हो गए। शाओलिन टेम्पल के मॉन्क बुलयोंग भी बोलते हैं कि अमिताभा। क्रिम्सन डीमन किंग बोलता है कि यार, हमारे भी क्या दिन आ गए, मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोगों की इज्जत दाव पर लगी है। जियोक्शिम, सच में तुम्हारे बेटे में कुछ तो बात है। डैम जियोक्शिम, जो कि सूचियन के फादर है, वो उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सियोमोन हुआ बोलता है कि यार, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया फिर से एक नया मोड़ लेने वाली है, जिस तरह हमारे टाइम पर हुआ था। हम यूलचियन को देखते हैं, जो कि बड़े मजे से वहां बैठकर सिगरेट को फूक रहा होता है और उसके बैठने का तरीका ये बता रहा होता है कि वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सियोमोन हुआ उससे मीटिंग को स्टार्ट करने की परमिशन लेता है और फिर बताना स्टार्ट करता है कि पिछले कुछ सालों में स्ट्रोम मास्टर अजीब तरीके से डिसअपियर हो गई और शॉर्ट सेज को होरिकन डीमन ने मार दिया और अब अजूरे ड्रैगन को भी डैम सूचियन ने मार दिया है, जिस वजह से इस दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ चुका है। जियोक्शिम माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मुझे तो लगा था कि वो चाउस डीमन को मारने के बाद अपने सेंसेस में आ जाएगा, लेकिन उसने तो अजूरे ड्रैगन को भी मार दिया। मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। क्रिम्सन डीमन उसे फिर टाउंट मारते हुए बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, उसे देखने के बाद मुझे तुम्हारे जवानी के दिन याद आते हैं। जियोक्शिम गुस्सा होते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, वरना पहले की तरह इस बार भी मैं तुम्हारी नाक फोड़ दूंगा। सियोमोन हुआ उन्हें शांत करते हुए बताता है कि डैम सूचियन ने 9 स्काई के ऑर्डर्स को ना मानकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अजूरे ड्रैगन का डैम सूचियन के हाथों हार जाना ये उससे भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि उसकी इस हरकत ने हम सभी 9 स्काइज की इज्जत दांव पर लगा दी है। डैम सूचियन की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हुई है और तो और उसको पब्लिक का सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए हम फ्यूचर में न्यू अरा को लीड करने के लिए उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो अभी के लिए हमें उसकी सजा को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और रही बात 9 स्काई के रेपुटेशन की, तो हम उसे रिकवर करने के लिए जंग में एक और 9 स्काई को भेजेंगे। फिर वो इस काम के लिए ग्रेट इंस्पेक्टर ह्यूनसो को चूज करता है, जिस पर ह्यूनसो मना करते हुए बोलता है कि आखिर मैं क्यों वहां पर जाऊंगा, क्योंकि वहां रायता फैलाने वाले तुम तीनों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर आखिर मैं वहां पर क्यों जाऊंगा। अब ये सुन के यूलचियन गुस्से से उससे बोलता है कि इंस्पेक्टर ह्यूनसो, जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना करो, बेवजह बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखकर तो ह्यूनसो की फटके 64 हो गई होती है। वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, देखकर ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए मैं ही सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ। अब वही बैठे बैठे यूलचियन बोलता है कि यार, लगता है कि ये आजकल के कीड़े मकोड़े अपने रूलर को इंटरटेन करने वाले हैं, चलो देखते हैं कि आगे होता है क्या। फिर हमें नॉर्दर्न हेवनली सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जिन सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कहीं जा रहा होता है। वो ऊपर पहुंचकर अपने सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी ईसियल को, जो कि विच ऑफ द व्हाइट नाइट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती है। वो जिन को देखकर अपनी प्रैक्टिस को रोक देती है। हमें बताया जाता है कि ईसियल की तबीयत को ठीक करने में पॉइजन मास्टर और मीरियोंग का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। उसके कोमा से दोबारा जागने के बाद वो शुरुआती कुछ दिनों तक बिल्कुल ही खामोश रहने लगी,
क्योंकि उसके लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। जिस मास्टर को उसने बचपन से अपनी माँ की तरह फॉलो किया था, उसी की तरफ से धोखा मिलना ये आसान बात तो नहीं है। मगर जिन और बाकी सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पर आ गई। प्रेजेंट टाइम में जिन उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो पहले से काफी बेहतर फील कर रही है और उस ब्लैक स्मिथ के जरिए बनाए हुए चक्रास भी उसके लिए काफी सूटेबल है। लेकिन अब भी वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती। जिन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, फिर सीरियस होकर बताता है कि बहुत जल्द हम सेंट्रल हेवनली अलायंस और साइलेंट नाइट को डिस्ट्रॉय करने के प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं। जिस दौरान कई सारे लोगों की जानें। अब इतना कहकर वो वहीं पर ही रुक जाता है। वो इससे आगे बोलने के लिए काफी हेजिटेट कर रहा होता है। ईशियोल उसे देख बोलती है कि मूव ऑन, आखिर तुम इतने बड़े कब हो गए? वो बच्चा कहाँ है जिसे मैं कभी जानती थी? मैं जानती हूँ कि तुम अपने कांधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को उठा रहे हो। जिन बोलता है कि उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे सर में गूंजते रहती है और मेरे हाथों से खून की बदबू आती है। मैं जरूर हेल में जाऊंगा। ईशियोल बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो एक साथ हेल में जाते हैं। पीछे हम मिरियोंग को देखते हैं, जो कि ईशियोल के लिए दवा लेकर आई होती है। मगर वो अब इन दोनों को साथ में देखकर वहां से जाते हुए बोलती है कि यार, लगता है कि अब हमारी यंग मिस को और ज्यादा दवा की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, मगर इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। अब हम सीचियोन के एक और बड़े हाई माउंटेन सेट के लीडर को देखते हैं, जिसे कि कोई बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हुरिकन डीमन है। वो बोलता है कि यार, इन सेक्टरों को मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया। ये सभी के सभी बेकार है। चलो देखते हैं कि टैंक क्लैन में मुझे मजा आता है या नहीं। अब हमें बताया जाता है कि सिचुआन में टैंक फैमिली, ब्लू हिल सेक्ट और हाई माउंटेन सेक्ट न्यूट्रल तरीके से रहते हैं। ये लोग बाहरी इलाकों में अपनी फोर्सेस को इंक्रीज करने से ज्यादा अंदरूनी डिफेंस को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। यही रीजन है कि सिचुआन पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। अब हम टैंक फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि बताता है कि अब सिचुआन की सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि ब्लू हिल सेक्ट पर ऑलरेडी अटैक किया जा चुका है और हाई माउंटेन सेट की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या इन सब के पीछे साइलेंट नाइट हो सकती है? तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। मुड़कर देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो हमारी मिरियोंग है, जो कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आई है। फैमिली हेड उससे बोलता है कि मेरी बच्ची, आखिर तुम इतने खतरनाक टाइम पर ट्रैवल क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वैसे वो बेवकूफ क्या कर रहा है? उससे मेरी कई सालों से मुलाकात नहीं हुई। असल में वो अपने बेटे पॉइजन मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मिरियोंग बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। आप तो जानते ही है कि वो उसूलों के कितने पाबंद है। किसी को इस बात पर शक ना हो कि आपने उन्हें एक्सपेल नहीं किया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे। फिर पूछती है, क्या सेंट्रल हेवनली अलायंस अब भी तुम पर प्रेशर डाल रही है? फैमिली हेड बोलता है कि नहीं, पहले तो उन्होंने काफी प्रेशर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब वॉर के चलने की वजह से वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वैसे नॉर्दर्न हेवनली साइड कैसा है? चलो थोड़ा बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी इतने लंबे सफर की वजह से तुम काफी थक चुकी होंगी। अब वो दोनों ही एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ ग्रैंडफादर देखते हैं कि उनकी पोती तो काफी उदास है। वो उससे उसकी उदासी का रीजन पूछते हैं, जिस पर मिरियोंग तो कुछ नहीं बताती। ये देख वो बोलते हैं कि अच्छा, तो जरूर ये सेक्ट लीडर जिन की वजह से होगा, है ना? मिरियोंग बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी उन्होंने पहले से ही अपने लिए किसी और को चूज कर लिया है। अब ये देख ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि मेरी बच्ची, फिक्र मत करो। वो जिन मुआन है ना, वो थोड़ा बेवकूफ है। उसके अंदर असली हीरे को परखने की खासियत नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में और भी कई सारे अच्छे अच्छे आदमी हैं, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। अब अपने ग्रैंडफादर को ऐसी हरकतें करता देख मिरियोंग हंसने लगती है। अब वो लोग ऐसे ही अपनी बातों को कर ही रहे होते हैं कि एक गार्ड आकर उन्हें बताता है कि हम पर अटैक हुआ है। हम देखते हैं कि कई सारे मार्शल आर्टिस्ट ने हुरिकन डीमन को घेर रखा होता है, लेकिन वो अपने एक ही अटैक के साथ उन सभी के काम को तमाम कर देता है। फैमिली हेड उस पर अचानक से अटैक करते हुए बोलते हैं कि कमीने, तो क्या तू वही है जो कि सिचुआन में तबाही मचा रहा है? हम देखते हैं कि हुरिकन डीमन ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि वाह, अगर मैं जरा भी लेट होता तो अपने सर को खो बैठता। तुम तो सच में ब्लू हिल सेक्ट और हाई माउंटेन सेक्ट के लोगों से एक लेवल ऊपर हो। वैसे सच कहूँ तो मैंने टैंक फैमिली से इतना एक्सपेक्ट तो किया ही था। मैं साइलेंट नाइट का डीमन लॉर्ड हूँ। आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। चलो देखते हैं कि तुम और कितने स्ट्रांग हो। अब इतना कहकर वो फैमिली हेड पर अटैक कर देता है। तभी मिरियोंग उस पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक करती है। हुरिकन डीमन उसे मारने ही वाला होता है कि फैमिली हेड अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उसे वहां से दूर भेज देते हैं।
वो उससे बोलते हैं कि जाओ जाकर अपनी जान बचाओ। अब मिरयोंग तो ये देख अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है। हमें नॉर्दर्न हेवनली सेट को दिखाया जाता है जहाँ क्रेजी स्कॉलर जिन से बोलता है कि लेडी ईसियोल के जरिए प्रोवाइड की हुई साइलेंट नाइट के 4 डेमन लॉर्ड्स की नॉलेज हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई है। ये काफी अच्छा होगा अगर उस जैसी पावरफुल मास्टर बैटल में भी हमें सपोर्ट करती है। तो जिन बोलता है कि नहीं, अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और मिरयोंग रोते हुए जिन से बोलती है कि टैंग फैमिली पर अटैक हुआ है, हमें आपकी मदद की जरूरत है सेक लीडर। हमें टैंग फैमिली को दिखाया जाता है जहां ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी होती है। हम नॉर्दर्न हेवनली साइड के मार्शल आर्टिस्ट को भी देखते हैं जो कि वहां मदद के लिए पहुंच रहे होते हैं। उन सभी में सबसे आगे होती है लेडी मिरयोंग जो कि अपने ग्रैंडफादर की इतनी बुरी हालत को देख एक जोरदार चीख लगाती है। जिन बिल्कुल उसके साइड से होता हुआ होरिकन डेमन पर अटैक कर देता है, जिसे देख होरिकन डेमन भी हमारे फैमिली हेड को छोड़ देता है। जिन्होंने कैच कर बड़े ही गुस्से से होरिकन डेमन की तरफ ही देख रहा होता है। साइड से मिरयोंग आकर अपने ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करती है। वो अपने अंकल से भी जल्दी करने के लिए कह रही होती है। अब उन लोगों को इतनी परेशानी में देख जिन बहुत ही गुस्से से होरिकन डेमन की तरफ मुड़ता है। होरिकन डेमन बोलता है कि खामोश रहो, कुछ कहना मत, मुझे गेस करने दो, तुम कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं लगते। तुम्हारी एनर्जी को फील करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम नॉर्दर्न ब्लेड हो, है ना? जिन बोलता है कि हाँ, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम साइलेंट नाइट के 4 डेमन किंग में से एक द होरिकन डेमन किंग हो। होरिकन डेमन हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम जिन खान के बेटे द नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसेंडेंट हो, जिसने कुछ सालों पहले इस दुनिया में तबाही मचाकर अचानक से कहीं गायब हो गया। मुझे बताओ, क्या तुम अपने फादर की तरह दोबारा से मुझे कैद करने वाले हो? लेकिन क्यों? क्या तुम्हारा गोल सेंट्रल हेवनली अलायंस को डिस्ट्रॉय करना नहीं है? अब जबकि हम दोनों का ही गोल सेम है तो फिर हमें एक दूसरे से फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। जिन बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, लेकिन तुमने किसी ऐसे को परेशान किया है जिसे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस टाइम पूरी दुनिया मुझे गद्दार का बेटा समझ रही थी, उस वक्त टैंग फैमिली ने मेरी मदद की, यहाँ तक कि मुझे पब्लिकली सपोर्ट किया। तुमने उन लोगों को हर्ट किया है जिनके मेरे ऊपर बहुत ही बड़े एहसान है। टैंग फैमिली का एक रूल है कि वो अच्छाई को 10 गुना और बुराई को 100 गुना करके रिटर्न करती है। अब मैं भी उसी रूल को फॉलो करने वाला हूँ। अब हमें यहाँ जिनका वन ऑफ द कूलेस्ट बैटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। अब ये देख होरिकन डेमन बोलता है कि यार, ये तो कितनी शर्म की बात है, लगता है कि हम लोग सच में एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से फाइट करना किस्मत में लिखा है। वो अपने फ्लेम ट्रूप को समन करता है, जिसे देख हमारा जिन भी अपने ब्लड ब्लेड ट्रूप को बुलाता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में टैंग फैमिली को इन कमीनों से प्रोटेक्ट करो, फिर खुद आगे बढ़कर होरिकन डेमन पर अटैक कर देता है। फिर हमें उन दोनों की एनर्जी के क्लैश को दिखाया जाता है। होरिकन डेमन हैरान होते हुए सोचता है कि ये क्या इस छोटे से बच्चे ने अभी अभी मुझे ओवरपावर्ड कर दिया? अगर उसकी शॉट और थोड़ा डीप जाती तो मेरी खोपड़ी तो 2 हिस्सों में बढ़ जानी थी। कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है इसकी टेक्निक में। देखकर ऐसा लग रहा है कि नॉर्दर्न हेवनली साइड की सभी पावर इस बच्चे को मिल चुकी है। सच में मैं तो इससे काफी इम्प्रेस हो गया। हम देखते हैं कि वो दोनों बड़ी स्पीड से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी होरिकन डेमन उस पर पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि यार, लगता है कि इन कमजोर से सेक्ट से फाइट करते हुए मैंने अपने गार्ड को कुछ ज्यादा ही डाउन कर दिया। लेकिन मैं भी अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मैं अंडर एस्टिमेट करने के लिए सॉरी। हम देखते हैं कि जिन उसके उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। होरिकन डेमन बोलता है कि बढ़िया, तुमने मेरे इतने क्लोज रेंज अटैक को भी डॉज कर लिया। जिन सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे भी अब अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। फिर वो बड़ी स्पीड से मूव करते हुए वहां से गायब होकर सीधे ही होरिकन डेमन के पीछे पहुंच जाता है। होरिकन डेमन भी अपने क्विक रिफ्लेक्स को शो करते हुए जिन के पीछे पहुंच जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से क्लैश करते हैं। असल में ये बैटल जो है तो स्पीड की होने वाली है। हम टैंक लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 कलर की लाइट को देखते हैं जो कि जिन और होरिकन डेमन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हुए पूरे टैंक लाइन में तबाही मचा रहे होते हैं। उनके क्लैशेस से निकलने वाली शॉकवेव वहां की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और भाई उनके मोमेंट्स के तो क्या ही कहने, देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि 2 सांप एक दूसरे को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। होरिकन डेमन जिनको देखकर बोल रहा होता है कि जरा देखो इस बच्चे को, इसने ऑलरेडी अपनी स्पीड को मेरी स्पीड से मैच कर लिया है। तभी जिन हमारे टेम्पेस्ट स्टॉर्म की सिखाई हुई वॉइड स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए होरिकन डेमन पर सामने से अटैक कर देता है। होरिकन डेमन उसे ब्लॉक करते हुए बोलता है कि बच्चे, अभी अभी जिस फुट टेक्निक को तुमने यूज किया, ये तो तुम्हारे ग्रेट पिलर टेम्पेस्ट स्टॉर्म की है ना?
वो बताता है कि टेम्पेस्ट स्ट्रोम ही एक इकलौता ऐसा बंदा था जो कि उसकी स्पीड को मैच कर पाता था। उसकी इस टेक्निक को दोबारा से देखना उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रेजेंट टाइम में उसे ऐसा लगता है कि टेम्पेस्ट स्ट्रोम उस पर पीछे से अटैक कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन है। होरिकन डीमन ये देख बोलता है कि यार मैं इस बच्चे में टेम्पेस्ट स्ट्रोम के प्राइम को देख पा रहा हूँ, तो लगता है कि मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। पता नहीं मेरे पुराने जॉइंट इसे हैंडल कर पाएंगे भी या नहीं। हम देखते हैं कि वह जिन के सामने से गायब हो जाता है। उस पर पीछे से होरिकन से अटैक होते हैं, जिसे कि जिन ब्लॉक कर देता है। ये देख होरिकन डीमन अपनी एक विंड प्रिजन नामी टेक्निक को यूज करता है, जिस वजह से जिन पर चारों ओर से अटैक होने लगते हैं। जिन को भी अब उसे हैंडल करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। वो सोचता है कि ये क्या ये इतने लंबे समय से अपनी फुल स्पीड में फाइट नहीं कर रहा था। होरिकन डीमन उससे बोलता है कि बच्चे आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो मुझे दोबारा से सरप्राइज करके दिखाओ। जिन उसकी ओर मुड़ता है तो वो वहां से गायब होकर उस पर पीछे से अटैक करता है, जिसे कि जिन जैसे तैसे ब्लॉक कर देता है। ये देख वो जिन के पैरों को रस्सियों में जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिन जंप लगाकर उसे भी डॉच कर लेता है। तभी एक होरिकन से जिन पर अटैक होता है, जिसे कि वो ब्लॉक ही करता है कि दूसरा होरिकन जिन को जकड़ लेता है। अब ये देख होरिकन डीमन खुश होते हुए उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख जिन उस पर किक से अटैक करके उसे दूर कर देता है, फिर अपने आप को उन रस्सियों से छुड़ाकर वहीं पर ही रुक जाता है। होरिकन डीमन ये देख उससे बोलता है कि बच्चे मुझसे इतने यंग होने के बाद भी क्या तुम इतने जल्दी थक गए? चलो कोई नहीं, एक लंबी सांस ले लो, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जिन ये सुन सोच रहा होता है कि इतने सालों बाद भी कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है। सिर्फ वही फास्ट नहीं है बल्कि उसके साइड ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसके बॉडी का पार्ट हो। वो देखता है कि उन लोगों की फाइट की वजह से पूरा टैंक लाइन तहस नहस हो चुका है। ये देख वो कहीं और जाकर फाइट करने का डिसाइड करता है। उसे वहां से भागता देख होरिकन डीमन उसका पीछा करते हुए बोलता है कि बच्चे कहाँ भाग रहे हो? आखिर तुम्हारी वो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गई जो कि तुमने मुझे शुरू में शो की थी? जिन भी उसे अपना पीछा करता देख अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। अब होरिकन डीमन ये देख उसके रास्तों में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जिन बड़ी चालाकी के साथ उन सभी को डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो जहां जहां से गुजर रहा होता है वहां वहां होरिकन डीमन उस पर अटैक कर रहा होता है। वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बच्चे चलो देखते हैं कि तुम कहां तक भाग पाते हो। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो रुककर वहीं अपने आसपास देखने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक जंगली इलाके में पहुंच गया होता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो इस चालाक बच्चे को, ये इन पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए मेरे वेपन की रेंज को कम करना चाहता है। फिर बोलता है कि लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस तरह तुम मुझसे बच जाओगे तो ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मुझे बस एक लम्हा चाहिए होगा इन सभी पेड़ों को कट करने के लिए। जिन जो कि उस जगह से काफी दूर मौजूद एक पेड़ पर बैठा अपने मन ही मन बोलता है कि हाँ मुझे भी बस एक ही लम्हा चाहिए तुम्हारे काम को खत्म करने के लिए। फिर वो भी अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी ब्लड फ्लैश नामी टेक्निक से होरिकन डीमन पर अटैक कर देता है। होरिकन डीमन तो बाल बाल उसे डॉज करते हुए उस ओर देखता है, लेकिन जिन उस पर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जिन अब उस पर उन पेड़ों का सहारा लेते हुए कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। होरिकन डीमन को उसे देखने में काफी मुश्किल हो रही होती है, मगर फिर भी वो एक अंदाजा लगाकर अटैक करता है जो कि ऑलमोस्ट जिन को हिट होने ही वाला होता है। ये देख वो बोलता है कि जरा देखो, भले ही तुम कितना ही डॉज करने की कोशिश क्यों ना कर लो, एक ना एक बार तो तुम पकड़े ही जाओगे। और रही बात तुम्हारी स्पीड की, तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये सुन जिन उस पर ऊपर से एक जोरदार अटैक करता है। धूल के हटने के बाद हमें वहां पर बस 2 कलर की लाइटनिंग दिखाई जा रही होती है। उन लोगों की फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट तो उन्हें देख भी नहीं सकता। अब कई सारे मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद होरिकन डीमन अपनी एक और मार्शल आर्ट टेक्निक फायरी थंडर का यूज करते हुए जिन पर अटैक करता है। उस अटैक के कारण वहां पर एक बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, मगर हम देखते हैं कि जिन ने उसके उस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है। ये देख उसे अपने सराउंडिंग में मौजूद पेड़ों पर काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि यार पहले तो मैं इन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर लूं, फिर देखता हूँ कि तुम कहाँ पर छुपते हो। अब वो अपने वेपन का यूज करते हुए एक ही बारी में उन सभी पेड़ों को कट कर देता है, मगर उसे कुछ रियलाइज होता है। मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि जिन ने तो ऑलरेडी अपनी स्वॉर्ड को उसकी पीठ से आर पार कर चुका है। अब ये देख होरिकन डीमन सोचता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि ये इन पेड़ों का इस्तेमाल मेरे वेपन की मूवमेंट्स को कम करने के लिए कर रहा है, लेकिन ये तो उसका शुरू से ही गोल नहीं था। वो तो बस मुझे एक मूवमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वो इस तरह का एक स्नीक अटैक कर सके। जिन अब अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा अंदर धसाते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक हेवन ऑब्लिरेटिंग डीमन शैडो ब्लेड को यूज करने लगता है।
होरेकन डीमन सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे कुछ भी करके इसे डॉच करना ही होगा। वहां से सीन जो है तो टैंक लाइन पर शिफ्ट होता है, जहां पर ब्लड स्क्वाड और शैडो स्क्वाड एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। हमें ब्लड स्क्वाड शैडो स्क्वाड को डोमिनेट करते हुए नजर आती है। मूसांग भी बड़ी जम के उन लोगों से फाइट करते हुए उनके हाथों को काट रहा होता है। दूसरी साइड बैठे पॉइजन मास्टर अपने फादर को ट्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं कि इनके जख्म काफी गहरे हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये अब भी सांस ले रहे हैं, यानी कि उन्हें अब भी ट्रीट किया जा सकता है। मगर उनसे अपने फादर की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे क्लैन में तबाही का माहौल होता है। जगह जगह लोग जख्मी और मरे पड़े होते हैं। वो उन्हें देख गुस्से से अपना आपा खोते हुए बोलते हैं कि नहीं, मैं इन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। अब ये देख वो शैडो स्क्वाड के मार्शल आर्टिस्ट भी उन पर अटैक करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख मूसांग अपने साथियों के साथ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। वो पॉइजन मास्टर से बोलता है कि एल्डर प्लीज आप अपने प्रॉमिस को याद रखें, इन लोगों को आप हम पर छोड़ दे, हम इन्हें इनके ही खून में नहला देंगे। अब यहाँ हमें उस प्रॉमिस के बारे में तो नहीं बताया जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पॉइजन मास्टर ने ये प्रॉमिस लिया होगा कि वो अब अपनी टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बचाने के लिए करेंगे, ना कि किसी को मारने के लिए। वो मूसांग से बोलते हैं कि मुझे अपना प्रॉमिस याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मूसांग भी बोलता है कि कोई बात नहीं। वो अपने साथियों से बोलता है कि ब्लड स्क्वाड चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। अब वो सभी उन मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक करते हुए उन्हें एक जगह ले आते हैं, फिर उनके चारों तरफ घूमते हुए कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब इसी दौरान मूसांग जंप लगाकर अपनी अजूरे ड्रैगन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी पर अटैक करके उनके हेड उड़ा देता है, जो कि देखने में सच में काफी कूल नजर आ रहा होता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि कुछ इन लाशों को ठिकाने लगाए और कुछ टैंक फैमिली की मदद करे। फिर जंगल की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। हम जंगल में मौजूद ब्लड आई टाइगर डुक्वांग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के जरिए सेंट्रल हेवनली अलायंस की तरफ से आ रही रीइंफोर्समेंट को रोकने का काम करता है। वो जिन की तरफ देखकर बोलता है कि मास्टर जल्दी करे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम जंगल में एनर्जी के बने हुए एक बहुत ही बड़े टोर्नेडो को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि होरेकन डीमन जिन की शॉट से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो जिन पर एक एनर्जी अटैक करता है, जिस वजह से जिन पीछे की ओर ढकेला जाता है। हमें होरेकन डीमन के पेट से खून की पिचकारी निकलती हुई दिखाई जाती है। जिन उसे देख बोलता है कि हाँ, यही मेरा चांस है उसे कॉर्नर करने का। वो दोनों फिर से अपनी पूरी जी जान लगाकर एक लास्ट क्लैश करते हैं। हमें होरेकन डीमन का टोर्नेडो दिखाया जाता है, जिसे कि जिन की शॉट टेक्निक मेटेरोसोल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। हम देखते हैं कि जिन ने होरिकन डीमन के दोनों हाथ पांव काट दिए होते हैं। ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ होता है कि उसे इस पर रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। जिन अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद बड़ी कूल से अंदाज में वहां साइड में खड़ा हो जाता है। होरिकन डीमन हंसते हुए बोलता है कि सच में वो लास्ट अटैक काफी कमाल का था, मैं तो उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। वो अपने कटे हुए पैरों से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा लास्ट तक साथ दिया। फिर जिन को देखकर बोलता है कि अच्छा तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेट की पावर, मैं ना चाहते हुए भी इसे एडमिट करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम है होरिकन डीमन ऑफ द शैडो, लोग मुझे किसी फ्री सोल की तरह समझते हैं, तो लगता है कि आज मेरा एंड तुम्हारे हाथों होने जा रहा है। क्या तुम जानते हो, मैं अपनी जिंदगी में कभी फ्री था ही नहीं। मैं हमेशा उस नाइट लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करता रहा। तीनों डीमन लॉर्ड और एल्डर जिन्होंने सिर्फ एक हार के बाद अपने पर्पस को खो दिया था, वो सिर्फ मीटिंग्स को बुलाकर बेफालतू की चीजों पर कंप्लेन करते रहते। दूसरी साइड में जो कि सेंट्रल प्लेन्स में खेतों में जाकर वहां से अनाज चुराकर अपने भुखमरी से मर रहे लोगों की मदद करता, क्योंकि यही तो डार्क साइड है वॉर की, जो कि कोई देखना नहीं चाहता। वो बच्चा डैनियल, वो हम सभी में इस चीज को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझता था। उसने अपनी मौत के साथ साइलेंट नाइट को दोबारा से जगाया। हम लोग जिन्हें बिल्कुल अनफेयर तरीके से इस दुनिया से भगाकर उन बंजर सी जमीनों पर रहने के लिए फोर्स किया गया। आखिर हमारा क्राइम क्या था कि हमने सरवाइव करने के लिए सेंट्रल प्लेन्स के लोगों को मारा? नहीं, असल में हमारा क्राइम तो इस जालिम दुनिया में कमजोर पैदा होना था। छोड़ो भी, अब इन चीजों से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को जज करता है। आखिर इस दुनिया में सच की इम्पोर्टेंस ही क्या है? एक इंसान पावर के साथ किसी के लिए मर्डरर है तो किसी के लिए हीरो, यही तो इस दुनिया का दस्तूर है। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे से फाइट करते रहे, जबकि हम दोनों ही मजलूम थे जो कि किसी और के जरिए यूज किए गए। मैं चाहता हूँ कि तुम सेंट्रल हेवनली अलायंस को उसकी जड़ से उखाड़ दो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो इतना कहकर वहीं पर अपने दम को तोड़ देता है। अब जिन इतना कुछ सुनने के बाद आसमान की तरफ देखकर युलचियोन से बोलता है कि क्यों, आखिर क्यों ही तुमने इस जालिम दुनिया को बनाया?
अभी कुछ टाइम पहले मैंने जिसे ब्लू हिल सेक्ट और हाई माउंटेन सेक्ट कहा था, उनका नाम एमी सेक्ट और अजूरे सिटी सेक्ट है। अब हमें एमी सेक्ट का गोल्डन वेल टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी सेक्ट और अजूरे सिटी सेक्ट के टेम्पररी लीडर बैठे होते हैं। कोई उन्हें बता रहा होता है कि हमें आप दोनों के ही लीडर की मौत के लिए काफी अफसोस फील हो रहा है, लेकिन अब इस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिचुएशन थी ही इतनी डिजास्टरस, जहाँ साइलेंट नाइट के वन ऑफ द ग्रेट लॉर्ड ने अटैक किया था। अगर मैं सच कहूँ तो हमारी टैंक क्लैन के साथ अलायंस क्रिएट हुई थी, इसलिए हम पिछले कुछ सालों से यहीं छुप कर रह रहे थे। अब हम यहाँ बैठे बैठे सिचुआन की तबाही तो नहीं देख सकते थे, इसलिए हमें इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा। वो बीइंग जिसने सभी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर रखा था, वो लेजेंड जिसे कि लोग इमॉर्टल समझते थे, उसे हमारे लॉर्ड ने मार गिराया। अब हमें भी इस जियांगू के मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि इस अटैक को साइलेंट नाइट ने खुद से किया था या सेंट्रल हेवनली अलायंस ने जानबूझकर करवाया था। हमारे मास्टर का गोल तो इस चल रही वॉर को एंड करना है। अजूरे सिटी सेट का एक्टिंग लीडर बोलता है कि हाँ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एमी सेक्ट की लीडर भी बोलती है कि हाँ, इस वक्त अगर हम इस दुनिया में शांति लाने के लिए आपका साथ नहीं देते हैं तो जरूर हेल में जाएंगे। क्रेजी स्कॉलर उन्हें याद दिलाते हुए बोलता है कि तुम सेंट्रल हेवनली अलायंस को अपना एनिमी बना लोगे, जिस वजह से तुम्हारे कई सारे डिसाइपल्स की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर तुम सच में नॉर्दर्न हेवनली सेट को अपना लीडर मान लेते हो तो फिर हम तुम्हारे लिए एक डिपेंडेबल फोर्स बन जाएंगे। अब उन दोनों ही सेट को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। ये देख क्रेजी स्कॉलर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर अजूरे सिटी सेट, एमी सेट, टैंक क्लैन और नॉर्दर्न हेवनली सेट एक साथ मिलकर 4 स्कूल अलायंस को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि सिचुआन को कंट्रोल करेंगी। सीन शिफ्ट होकर के हमें नॉर्दर्न एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कभी नॉर्दर्न हेवनली सेट हुआ करता था। उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ सेंट्रल अलायंस ने नॉर्दर्न अलायंस को क्रिएट किया, मगर साइलेंट नाइट ने 3 साल पहले उस जगह पर भी अटैक करके उसे अपना बेस बना लिया। प्रेजेंट टाइम में हम वहाँ पर साइलेंट नाइट के मिलिट्री एडवाइजर यानी डीमन स्पिरिट स्कॉलर को बैठा हुआ देखते हैं, जिसे होरिकन डीमन के मरने की खबर मिल चुकी होती है। वो परेशान होते हुए सोचता है कि यार, वो बंदा जो कि ऑलमोस्ट इस पूरे मुहिम में इनविंसिबल था, ऐसे गिने चुने लोग थे जो कि उसे हरा सके। मुझे यकीन नहीं होता कि वो उन छोटी सी फैमिलीज के हाथों मारा गया। उसे चलते फिरते डिजास्टर का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला था। मैंने उसे भेजा ही वहाँ इसलिए था ताकि वो वहाँ जाकर तबाही मचा सके। ये हो ही नहीं सकता कि वो उन छोटी सी फैमिलीज के हाथों मारा जाए। क्या ऐसा कोई वेरिएबल है जिसे कि मैं बोल रहा हूँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोयोंग फैमिली ने अपना मूव चलना स्टार्ट कर दिया है? तभी उसे नॉर्दर्न हेवनली सेट के बारे में याद आता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, नॉर्थ ब्लेड जो कि 3 साल पहले मुरिम से गायब हो चुका था, हो ना हो ये उसी का काम हो सकता है। अब जबकि एल्डर और होरिकन डीमन मर चुका है, तो फिर अब मेरे पास काफी कम पीसेस बचते हैं इस वॉर में यूज करने के लिए, जिन्हें मुझे बहुत ही संभाल कर यूज करना होगा। भले ही मैं अपने आप को इस नई बॉडी में शिफ्ट करने में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन अब भी मुझे इसे अडेप्ट करने और अपनी मार्शल आर्ट को रिकवर करने में कुछ टाइम लगेगा। सेंट्रल हेवनली अलायंस के लोग भी अब डीमन ऑफ साउंड को मारने के बाद दोबारा से हम पर अटैक करेंगे, जिसके लिए मुझे तैयारियों को करना होगा। अब हमें सेंट्रल हेवनली अलायंस में मौजूद इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां बैठे मिनिस्टर सियुंग के पास भी सिचुआन की न्यूज पहुंच गई होती है। वो भी इसी बात पर सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे इन तीनों सेक्ट ने मिलकर होरिकन डीमन को मार दिया। उन्हें भी यहाँ दाल में कुछ न कुछ काला लगने लगता है। तभी उन्हें याद आता है कि सेंट्रल हेवनली अलायंस के 3 नाइन स्काइस मर चुके हैं, जिनमें से एक को तो डैम सूचियान ने मारा। ये याद करने के बाद वो उसे गालियां देने लगते हैं, बोलते हैं कि कमीने, तुझे भी मुझे दूसरे 9 स्काइस की तरह फॉलो करना चाहिए था। आखिर तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े क्राइम को करने की? मैंने उस हारियुंग से कहा था कि वो डैम सूचियान का ध्यान रखे, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अब भी अपने सपने पर से गिव अप नहीं किया है। ऑब्वियसली वो 9 स्काई की डॉटर है, जो कि इतने आसानी से तो कंट्रोल में नहीं आने वाली। अगर मुझे उन्हें यूज करने का ऑर्डर ना मिलता तो मैं तो उनको कब का मरवा देता। अब तो पब्लिक को अपने फेवर में लाना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 3 साल पहले जब हमने अपने मेथड का यूज करते हुए जिन को पकड़ने की कोशिश की थी, उस दिन के बाद से ही सेंट्रल हेवनली अलायंस के कई सारे लोग खुफिया ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें हमारे इतने सालों से किए हुए एहसान का बदला चुकाना भी नहीं आता। सच कहूँ तो मुझे उन्हें साइलेंट नाइट के हाथों ही मरवा देना चाहिए था। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द इस वॉर को एंड करते हुए पब्लिक को सेंट्रल हेवनली अलायंस की फेवर में करना होगा, वरना मास्टर तो मेरी जान ही ले लेंगे। अब हमें इनविंसिबल मुयुंग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर यूल चियोन के सामने अपने सर को झुकाकर बैठा होता है।
यूलचियन उससे बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही केओस चल रहा है, ये वॉर कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल रही। मिनिस्टर माफी मांगते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरे केयरलेस होने की वजह से हुआ है, मैं इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करूंगा। यूलचियन बोलता है, भले ही तुमने वहाँ वन ऑफ द नाइन स्काई इंस्पेक्टर ह्यूनसो को भेजा है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा उस डैम सूचियन का स्टेटस राइज होगा। वैसे ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस जैसे बच्चे काफी रेयरली अपीयर होते हैं, उसे यूज करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जाओ ह्यून से कहो कि वो बैटलफील्ड को ज्वाइन करे। मिनिस्टर बोलता है, क्या सच में? यूलचियन बोलता है कि हाँ, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर बैटलफील्ड को ज्वाइन करूँ? हम देखते हैं कि उसके हल्के से प्रेशर के कारण मिनिस्टर उड़ता हुआ एक पिलर से जाकर टकराता है, फिर दोबारा से आकर उसके सामने सर झुकाते हुए बोलता है कि मुझे माफ करो मास्टर, मैं जल्द से जल्द आपके ऑर्डर्स को डिलीवर करता हूँ। मैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए और हार्ड ट्राई करूंगा और ज्यादा एफर्ट्स को डालूंगा। यूलचियन बोलता है कि ये तो तुम्हारा रिजल्ट ही बताएगा कि तुम कितने एफर्ट्स को डालते हो। तो वैसे दूसरे डीमन ऑफ चाओस का प्रोग्रेस कहाँ तक चल रहा है? मिनिस्टर बताता है कि हमने जोकिम की बॉडी में डीमन ऑफ चाओस के ओरिजिन कोर को इंसर्ट किया है। उसकी क्रॉस ब्लड डिमोनिक आर्ट और चाओस ओरिजिन आर्ट को कंबाइन होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बहुत जल्द हम उसे एक न्यू मिशन पर भेजेंगे। यूलचियन बोलता है कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हार्ड वर्क करोगे। फिर हमें सेंट्रल हेवनली अलायंस की फ्रंट लाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आराम करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट का स्टेमिना भी रिकवर हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो सभी के सभी जंग के लिए बिल्कुल ही तैयार नजर आ रहे होते हैं। डैम सूचियन उन लोगों से बोलता है कि हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली हम इन 3 साल से चल रही वॉर को एंड करेंगे। अगले 2 दिनों में हम साइलेंट नाइट पर चढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। मैं डैम सूचियन और डीमन एक्सट्रीमिनेशन स्क्वाड लीड लेंगी, इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखना, इस बैटल में हमारी जीत होगी। ये सुनकर वो सभी के सभी पुरजोश होकर चिल्लाने लगते हैं। हारिंग भी ये देख बोलती है कि अब हमारी फौज का मोरल और स्टेमिना दोनों ही रिप्लेनिश हो चुके हैं, यानी कि अब ये लोग लड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और तो और उन्हें कमांड करने वाला पर्सन भी हाजिर है। भले ही ये सब कुछ काफी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये हमारी सर्कुलेटिंग ड्रैगन सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए काफी है। कमांडर की डेथ के बाद हमारी 9 स्काइज के साथ रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, लेकिन वॉर को जल्दी एंड करने के लिए उन्होंने डैम सूचियन की पनिशमेंट को डिले कर दिया। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो उसे दोबारा यूज करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए हमें इससे पहले ही अपनी एक इंडिपेंडेंट फोर्स को क्रिएट करना होगा। और ये टाइमिंग भी काफी सही है उस फोर्स को क्रिएट करने की। हमें बस इन 3 सालों से चल रही वॉर को अपनी जीत के साथ खत्म करना होगा। और अगर डैम सूचियन है तो फिर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यही इकलौता बंदा है जो कि इस मुरीम के खराब टाइम को सुधार सकता है। वो उसकी तरफ देखकर सोचती है कि तुम बस आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे लिए स्टेज को सेट करती रहूंगी। हम इस मुहिम में एक नए ऑर्डर को कायम करेंगे। रही बात मिनिस्टर सिंह की, तो उन्हें हम बाद में देख लेंगे। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर उन्हें 9 स्काई के यहाँ आने की न्यूज देता है, जिसे सुन वो दौड़ते हुए कैंप में वापस जाते हैं। हारियुंग और वोनली तो इंटर होते ही बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करने लगते हैं, जबकि हमारा डैम सूचियन चुपचाप उसकी तरफ ही देख रहा होता है। हमें उस 9 स्काई इंस्पेक्टर ह्यूनसो को दिखाया जाता है, जिसके पास एक और डीमन एम्परर का टाइटल है, इसलिए मैं इसे यहाँ से आगे डीमन एम्परर ही कहूंगा। वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तुम लोगों को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम एक 9 स्काइज की ब्लड लाइन में पैदा हुए हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऑर्डर के खिलाफ जाने की? अब ये सुन डैम सूचियन भी अपने हाथों को जोड़ देता है। हारियुंग अपने मन ही मन सोच रही होती है कि मैंने 9 स्काइज के इतने क्विक रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या सेंट्रल हेवनली अलायंस इस मैटर को इतना ज्यादा सीरियस ले रही है कि उसने हालों हाल यहाँ एक और नए कमांडर को भेज दिया? तभी डीमन एम्परर बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारा सुप्रीम कमांडर बनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब का तुम तीनों के सर कलम कर देता। मुझे यहाँ किसी और काम के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम अपनी वॉर पर फोकस करो। मैं तुम लोगों के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। जब तुम लोग साइलेंट नाइट से आमने सामने की बैटल कर रहे होंगे तो मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर पीछे से उनके बेस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हारिंग सोचती है कि 9 स्काइज ने ना ही हमें कोई कमांड दी और ना पनिश किया, उल्टा वो तो साइलेंट नाइट के बेस पर अटैक करके इस वॉर को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह तो सूचियन का स्टेटस ही इंक्रीज होगा। और इनके साथ आए ये 2 मार्शल आर्टिस्ट, ये तो 7 लेसर स्काइज में इंक्लूड है, जिनमें से एक शाओलिन टेम्पल का सियोल गोंग और दूसरी सूर्योंग है, जिसे हम पहले से ही जानते हैं। डैम सूचियन बोलता है कि अच्छा, तो इन 2 लोगों को तुम अपने साथ लेकर साइलेंट नाइट के बेस पर अटैक करोगे? डीमन एम्परर बोलता है कि हाँ। क्या तुम बहरे हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वर्ड्स को रिपीट करने की जरूरत है।
तुमसे पिछले 3 सालों में एक वॉर एंड नहीं हुई, इसलिए मेरे सामने तो कमांडर बनने की कोशिश करना भी मत। चुपचाप साइलेंट नाइट के डीमन लॉर्ड से जाकर फाइट करो। मैं उनके बेस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करूंगा, और ये काफी अच्छा होगा अगर मुझे वहीं पर ही नाइट लीडर भी मिल जाता है तो। सुचियन बोलता है कि ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा एम्बुश सक्सेसफुल हो और ये बैटल सेंट्रल हेवनली अलायंस की जीत के साथ खत्म हुए। डीमन एम्परर फिर से उससे टेढ़ी बात करते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर तेरे फादर 9 स्काइज नहीं होते ना तो मैं कब का तेरे सर को खत्म कर देता। और हाँ, मुझे तुम लूजर्स को एक और बात बतानी है। इस वॉर को जल्द से जल्द एंड करने के लिए यहाँ एक और स्पेशल फोर्स को भेजा जा रहा है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगी। लगता है कि वो यहाँ पर आ भी गई। चलो जल्दी से तुम सभी उसे ग्रीटिंग्स को पेश करो। ये इनविंसिबल मुयुंग फैमिली की लेडी मुयुंग युलचियोन की डॉटर मुयुंग ह्यून है, और उसके साथ मुयुंग फैमिली के 36 अनपैरेलल मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद है। हमें बताया जाता है कि यह मुयुंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। और भाई, जिस पर्सन की वो बेटी है उससे ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाली है। वोनली तो ये देख हैरान होते हुए सोचता है कि ये क्या सच में उस इनविंसिबल मुयुंग फैमिली के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? आखिर कब से इन्होंने बाहरी दुनिया के मैटर्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया? हारियुंग भी ये देख सोच रही होती है कि मुयुंग युलचियोन, जो कि इस दुनिया के सामने अपीयर हुए बिना ही इसे कंट्रोल कर रहा है, पता नहीं उस जैसे किसी शख्स को बैटल में अपनी बेटी को भेजने की क्या ही जरूरत पड़ी होंगी। तभी उसे पूरी कहानी समझ आती है। वो बोलती है कि अच्छा, तो यहाँ सुचियोन की स्पॉटलाइट को छीनने के लिए डीमन एम्परर को नहीं बल्कि इस लेडी ह्यून को भेजा गया। वो सुचियोन से बोलती है कि अच्छा, तो क्या तुम वही मुरिम के राइजिंग स्टार डैम सुचियोन हो? तुम वैसे तो नहीं दिखते जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुमने तो मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया। अब हमें इस इनविंसिबल मुयुंग फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जिसका फाउंडर और कोई नहीं बल्कि हमारा मुयुंग युलचियोन है, जिसने अपनी फैमिली को बिल्कुल बेस से उठाकर पीक पर पहुंचा दिया। इनविंसिबल फैमिली के लोग सेंट्रल हेवनली अलायंस के बाहर मौजूद एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। बाद में वो लोग सेंट्रल हेवनली अलायंस के साथ मर्ज हो गए। वो फैमिली कंप्लीटली खत्म होने की कगार पर थी। तभी कहीं से मुयुंग सरनेम का एक बंदा वहाँ अपीयर हुआ, जिसके लिए मार्शल आर्ट लेवल बिल्कुल ही मीनिंगलेस था। उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को सक्सेसफुली अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर रखा था। इस तरह उसने एक नए रियलम में ब्रेक थ्रू किया, जिसके बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली इमॉर्टल हो गई। इस तरह उसने क्रिएशन पर कंप्लीट डोमिनेशन और कंट्रोल का सपना देखा, लेकिन हर बार वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि मुरिम के लोग किसी के भी अंडर में नहीं जीना चाहते थे। उन्हें तो आज़ादी की तलाश थी। कई बार इसी तरह फेल होने के बाद उसने अपने प्लान को चेंज किया। उसने कहा कि मैं सबसे पहले तो इविल को क्रिएट करूंगा, ताकि लोगों के दिलों में हमेशा डर खौफ बना रहे। इसी तरह साइलेंट नाइट का क्रिएशन हुआ। फिर उन्हें क्रिएट करने के बाद लोगों को प्रोटेक्शन देने के नाम पर एक अच्छाई को क्रिएट किया गया, यानी कि सेंट्रल हेवनली अलायंस। फिर हर एक कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए उसने वहां के स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके अपने 9 स्काइज की लिस्ट में शामिल कर लिया। फिर खुद भी उन्हीं के बीच रहकर उन्हें कंट्रोल करता, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये उनकी भलाई के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई रूलर की अथॉरिटी। जो कोई भी उसकी मार्शल आर्ट को एडमायर करता वो उसे अथॉरिटी देता, और जो कोई भी उसे चैलेंज करता वो उसे डिफीट कर देता। जब कभी भी उसे ऐसा लगता कि लोगों के दिलों में सेंट्रल हेवनली अलायंस की वैल्यू कम होते जा रही है, तो फिर वो साइलेंट नाइट का यूज करते हुए उन पर अटैक करवा देता, जिसके कारण खुद ब खुद वो मदद की तलाश में सेंट्रल हेवनली अलायंस की तरफ दौड़े चले आते। फिर जब साइलेंट नाइट उसके कंट्रोल से बाहर होकर इंडिपेंडेंटली मूव करना स्टार्ट की, तो फिर उसे चेक में रखने के लिए उसने नॉर्दर्न हेवनली सेट को क्रिएट किया। यानी कि मुयुंग युलचियोन के लिए साइलेंट नाइट और नॉर्दर्न हेवनली सेट किसी खिलौने के अलावा और कुछ नहीं है। मुयुंग फैमिली के किसी भी पर्सन ने अपने आप को बाहरी दुनिया में शो नहीं किया। वहां पर कई सारे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन किया जाता है, जिनमें वो 36 स्वॉर्डमैन भी शामिल है, जो कि अभी लेडी ह्यून के साथ मौजूद थे। रही बात उसके पर्सनल लाइफ की, तो उसकी दर्जनों बीवियां और बच्चे रह चुके हैं। उसका मार्शल आर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होने की वजह से उसकी कई सारी बीवियां बच्चों को जन्म देने से पहले मर जाती या जन्म देने के बाद, और उसके बच्चों के सरवाइव करने के चांसेस भी बहुत ही कम थे। जो कोई भी सरवाइव करते वो ज्यादातर एबनॉर्मल निकलते। सिर्फ गिने चुने कुछ ही बच्चे थे जो कि एक्चुअल में नॉर्मल पैदा हुए, और उन्हें भी बचपन से मार्शल आर्ट को लर्न करना पड़ा। उन्हें वहां पर यह सिखाया जाता है कि किस तरह उन्हें इस दुनिया को लीड करना है और मैनेज करना है। वो कई कई दिनों तक अपने फादर से बात करने के लिए इंतजार करते। तो यहाँ इनविंसिबल मुयुंग फैमिली के बारे में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था, मैंने उसे सिंपल वे में आपको बता दिया।
फिर सीन शिफ्ट होकर के हमें ब्रिगेड लीडर को दिखाया जाता है, जो कि वॉइस लीडर से बोलता है कि यार मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे मिल रहे हैं? वॉइस लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर हमारा क्लाइंट सेंट्रल हेवनली अलायंस है तो हम उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वैसे इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि हमें इससे कोई तकलीफ होगी, तो चलो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। दूसरी वॉइस लीडर भी बोलती है कि लीडर आप डरना बंद करो, मैंने इसे ऑलरेडी चेक कर रखा है, तो चलो काम पर ध्यान देते हैं। अब वो लोग उस कंटेनर को वहां से ले जाने लगते हैं। ब्रिगेड लीडर अब भी यही बोल रहा होता है कि यार मुझे काफी अनईजी फील हो रहा है, पता नहीं इस कंटेनर के अंदर क्या होगा। वॉइस लीडर बोलता है कि उसके अंदर लाशें पड़ी है। ब्रिगेड लीडर बोलता है क्या? वॉइस लीडर उसे बताता है कि यार क्या तुम्हें पता नहीं, अभी इस जंग के चलते कई सारे लोग सेंट्रल हेवनली अलायंस के अगेंस्ट में प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें के उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने इन लाशों को वॉर के एरिया में डिस्पोज करने का प्लान बनाया, ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो, और ऐसे कामों को वो एक मर्सनरी के जरिए ही करवा सकते हैं, इसलिए हमें ये ऑर्डर मिला। फिर सीन चेंज होकर के हमें नॉर्दर्न एरिया की फ्रंट लाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी सूर्यांग अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ शाओलिन मॉन्क सियोलगुंग आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। वो उससे बोलता है कि तुम इतना लंबा सफर करके आने के बाद थक चुकी होंगी, लेकिन फिर भी देखो तुम अपनी ट्रेनिंग को स्किप नहीं कर रही हो, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सूर्योंग बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में एंजाइटी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिस करके थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। सियोलगुंग बोलता है कि ओह, तो आप भी नर्वस हो, मैंने सुना है कि माउंटेन मूव बाहरी दुनिया के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मेरा नॉलेज तो लिमिटेड है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी शाओलिन को नहीं छोड़ा। लेडी सूर्योंग इधर उधर देखते हुए बोलती है कि यार वैसे तो मुझे ये सेवन लेसर हेवन का टाइटल इतना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन इस टाइटल के होते हुए एक्सपीरियंस का ना होना ये तो काफी अजीब बात है। सियोलगुंग बोलता है कि हाँ, मुझे भी इस बात पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं हमेशा से अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग किया करता था, मुझे इस दुनिया ने सेवन लेसर हेवन का टाइटल कब दिया इस बारे में खुद मुझे ही काफी टाइम बाद पता चला। वैसे सच कहूँ तो मेरे मास्टर को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सूर्योंग बोलती है क्या मास्टर बुलयोंग वन ऑफ द नाइन स्काई? सियोलगुंग बोलता है कि हाँ, वो इस दुनिया के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जबकि ऑलरेडी इस दुनिया ने उन्हें ब्लड गोस्ट माउंट का टाइटल दे रखा है। सूर्योंग बोलती है एक नाइन स्काई के होते हुए इस दुनिया के अफेयर्स से दूरी बनाए रखना ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड है। वैसे मैं ये जानती हूँ कि शाओलिन हमेशा से न्यूट्रल रहना चाहता था, लेकिन इस इनविंसिबल मुयुंग फैमिली की ऑर्डर्स की वजह से उसे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। सेम चीज हमारे साथ भी हुई है, यही रीजन है कि मुझे सेंट्रल हेवनली अलायंस ज्यादा कुछ पसंद नहीं आती। सियोलगुंग बोलता है कि हाँ, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमारा डीमन एम्परर के साथ वो एम्बुश ऑपरेशन सेफ्टी के साथ कंप्लीट हो जाए। अब आप लोगों ने ये नोटिस किया ही होगा कि सूर्योंग कंटिन्यूसली बातें करते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब वो क्या छुपा रही है इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। सीन चेंज होकर के हम आयरन ब्रिगेड स्क्वाड को देखते हैं, जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रिगेड लीडर बोलता है कि यार कुछ दिनों से कंटिन्यूसली सफर करने की वजह से मैं तो काफी थक चुका हूँ। तभी वो देखता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन यानी सेंट्रल हेवनली अलायंस की फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं। पीछे से वॉइस लीडर बोलता है कि हमें और आगे जाना चाहिए। ब्रिगेड लीडर बोलता है क्या तुम सीरियस हो? यहाँ बैटलफील्ड पर दोबारा से फाइट होने वाली है और तुम ये कह रहे हो कि हमें उनके बीच जाना चाहिए? वो अपनी आंखों पर थोड़ा जोर डालकर उस फ्रंट लाइन को स्कैन करता है, जहाँ पर उसे लेडी ह्यून दिखाई देती है। उसे देखते ही वो काफी शॉक हो जाता है। हमें उसके पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसने अपने हाथों से अपने चेहरे पर उस निशान को बनाया होता है। हम उसके सामने एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे कि आप में से कई सारों ने गैस भी कर लिया होगा। अब उस मेमोरी को याद करने के बाद वो चुपचाप अपने सर को ढककर अपने मिशन को कंप्लीट करने पर ध्यान देता है। वो वहां से जाते हुए अपने मन ही मन बोलता है कि ये क्या, आखिर ह्यून यहाँ पर क्या कर रही है? ये सोचना कि वो इस बाहरी दुनिया में अपीयर हुई, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा चल रहा है। अब वो लोग उस कंटेनर को बैटलफील्ड के करीब रखकर वहां से जाने लगते हैं। ब्रिगेड लीडर भी वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि यार अब जबकि मुयुंग फैमिली ने इस दुनिया के अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जरूर यहाँ एक बहुत ही बड़ा पावर शिफ्ट होने वाला है। वो उस कंटेनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार पता नहीं क्यों मुझे इसमें से काफी ऑमनियस सी फीलिंग आ रही है।
फिर उन लोगों के वहां से जाने के बाद रात के टाइम में हमें उस कंटेनर के सभी कीले खुलते हुए नजर आते हैं। फाइनली वो कंटेनर ओपन होता है और हमें उसके अंदर कई सारी लाशें दिखाई देती है। तभी कोई उन लाशों के दरमियान से अपने हाथ को बाहर निकालता है और फिर धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला जाता है। फिर 2 दिन बाद फाइनली हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां डैम सूचियन और वूनली अपने सभी साथियों के साथ साइलेंट नाइट पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। पीछे से मिलिट्री एडवाइजर यानी कि हार्युंग भी घोड़ा गाड़ी पर सवार उन लोगों के साथ इस वॉर में आगे की ओर बढ़ रही होती है। वो अपने मन ही मन बोल रही होती है कि जब तक मैं इस वॉर को लीड कर रही हूँ तो फिर हमारी जीत तो पक्की है। तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि लेडी ह्यूंग इन सभी से आगे बढ़ते हुए इस बैटल की लीड लेने की कोशिश करती है। वो डैम सूचियन और उसके साथियों को देखकर बोलती है कि यार तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। फिर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि आगे बढ़ो और इन सभी को मार दो। अब ये देख हार्युंग का तो दिमाग ही खराब हो गया होता है। वो बोलती है कि भले ही तुम इस दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड इनहेरिट करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे डैम सूचियन के कंपैरिजन में कुछ नहीं। मेरे आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया की हार्शनेस को फेस करते हुए हेवनली मार्शल एम्परर का टाइटल हासिल किया है, ना कि तुम्हारी तरह जो कि किसी रॉयल फैमिली में बड़ी हुई। अब इन लोगों को अटैक करता देख साइलेंट नाइट का एक मार्शल आर्टिस्ट आकर स्पेयर डीमन लॉर्ड को इस बारे में बताता है। स्पेयर डीमन लॉर्ड भी अपनी तैयारियों को करता हुआ बोलता है कि हाँ, तो उस कमीने की बात बिल्कुल सही थी। लगता है कि आज की बैटल ही हमारे इस वॉर का विनर डिसाइड करेंगी। हमें इस बंदे के एक और टाइटल के बारे में बताया जाता है, जो है स्पेयर ऑफ द ब्लैक विंग्स। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि सभी लोग ठंडे दिमाग और पूरी बहादुरी के साथ अटैक करो। उन्हें इतनी जल्दी रिएक्ट करता देख हार्युंग सोचती है कि ये क्या इन लोगों को पहले से ही हमारे अटैक के बारे में पता था। चलो छोड़ो भी, नंबर और ब्रूट फोर्स दोनों ही मामले में हम उनसे काफी सुपीरियर है, तो अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों ही फैक्शंस एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ एक घमासान लड़ाई को दिखाया जाता है, जिसमें दोनों ही साइड के लोग अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस दुनिया में शांति को लाने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। हमें उन मोयोंग फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनकी लीडर लेडी ह्यूंग अपने घोड़े से जंप लगाकर सीधे ही आसमान में पहुंच जाती है और फिर वहीं से अपनी एक जोरदार किक का अटैक करती है, जिस वजह से हमें उस पूरे पहाड़ी इलाके को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया जाता है। आसपास के मार्शल आर्टिस्ट भी उड़कर जमीन पर गिरने लगते हैं। वो बड़ी स्टाइल में बैठी अपने एक साइड पर देखती है, जहां मौजूद डीमन लॉर्ड अपने एक ही अटैक में कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा होता है। अब वो उसे देखते ही उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डीमन लॉर्ड भी उसे अपनी तरफ आता हुआ सेंस कर लेता है। दूसरी साइड मौजूद डैम सूचियन ने भी बैटल के दौरान ही इसे नोटिस कर लिया होता है। वो उसे देख बोलता है कि स्पेयर ऑफ द ब्लैक विंग्स, हमें जितना जल्दी हो सके इसे डिफीट करके इस वॉर को एंड करना होगा। वो उन मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि ये आखिर हमारे सोल्जर्स की तरह क्यों नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि लेडी ह्यूंग वहां से सीधे ही जंप लगाकर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि आखिर एक जंगली कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के खिलाफ बोलने की, जाओ जाकर मर जाओ। हमें वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि डीमन किंग सूर्योंग और उस शाओलिन के मॉन्क को अपने साथ लेकर पीछे से साइलेंट नाइट के बेस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो उन दोनों से ही कहता है कि अपनी जान की हिफाजत खुद करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। जिसे सुन सूर्योंग और वो मॉन्क काफी नर्वस हो जाते हैं। फिर वो लोग एक रास्ते के जरिए साइलेंट नाइट के बेस की तरफ जा रहे होते हैं। वो मॉन्क अपने आसपास के एरिया को देखकर बोलता है कि इन 3 साल से चल रही वॉर के कारण हजारों की तादाद में लोग रोजाना मर रहे हैं। कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी है कि इन्हें दफनाने तक का टाइम नहीं मिला। सूर्योंग बोलती है कि खामोश हो जाओ। डीमन एम्परर अपने सामने की ओर देखते हुए बोलता है कि यार, लगता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, क्योंकि हम उसके सामने से वन ऑफ द 4 डीमन लॉर्ड हेवन क्रशिंग एक्स को आता हुआ देखते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि यार, उस कमीने पर ट्रस्ट करना फायदेमंद साबित हुआ। तो यहाँ पर सच में कुछ चूहे हैं जो कि पीछे से अटैक करने की सोच रहे थे। डीमन एम्परर बोलता है कि कमीने, मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। हेवन क्रशिंग एक्स बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम डीमन एम्परर होंगे अपने सेंट्रल हेवनली अलायंस के, मेरे सामने तुम कुछ नहीं। डीमन एम्परर बोलता है कि ठीक है, फिर आज मैं यहाँ साइलेंट नाइट के वन ऑफ द 4 डीमन लॉर्ड को मारने वाला हूँ। वैसे मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें अभी बैटलफील्ड में नहीं होना चाहिए था? डीमन लॉर्ड बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये न्यूज मिली थी कि पीछे से कुछ चूहे हम पर अटैक करेंगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया।
डीमन एम्परर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उस इंफॉर्मेशन देने वाले कमीने का नाम बताने के लिए मजबूर कर दूंगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मॉन्क और सूर्योंग को भी साइलेंट नाइट के मार्शल आर्टिस्ट ने घेर लिया होता है और फिर वो सभी उन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो दोनों ही अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए मार रहे होते हैं। मॉन्क सूर्योंग से बोलता है कि इन लोगों की की तो ऑर्डिनरी नहीं है, ये लोग किसी बीस्ट की तरह है। सूर्योंग बोलती है कि यार अब बस भी करो और चुपचाप अपनी बैटल पर ध्यान दो। मॉन्क अब एक मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है कि तुम लोगों ने तो अपनी ह्यूमैनिटी पर से गिव अप करके बीस्ट के रास्ते को अपना लिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह से तुम जीत पाओगे? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि कौन सा बीस्ट और कौन सी जीत, पागल मॉन्क, क्या तू सटिया गया है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं? तुम ही वो लोग हो जिन्होंने हमें उन बंजर जमीनों पर रहने के लिए मजबूर किया जहां सरवाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्या अब इस दुनिया में अपनी आज़ादी के लिए फाइट करना भी जुर्म है? हमने अपने सर्वाइवल के लिए अपने ही भाइयों को खाया, उनके खून को पिया। तुम ही लोगों ने हमें बीस्ट की तरह जीने पर मजबूर किया। हम तो यहाँ सुकून से जीना चाहते हैं, प्लीज अपने आइडियल्स को अपने पास ही रखो। अब सच्चाई को सुनने के बाद तो वो मॉन्क सदमे में चला जाता है। हमें डीमन एम्परर और डीमन लॉर्ड की फाइट को दिखाया जाता है, जिनके क्लैशेस से निकलने वाली पावर तो आसमान छू रही होती है। डीमन एम्परर सोच रहा होता है कि इन साइलेंट नाइट के डीमन लॉर्ड्स को यूं ही लिविंग डिजास्टर नहीं कहा जाता, ये लोग तो सच में तारीफ के काबिल है। डीमन लॉर्ड भी अपने मन ही मन यही कह रहा होता है कि इन 9 स्काइज से फाइट करना कोई आसान डील नहीं लगती। अब वो दोनों ही अपने अपने स्पेशल अटैक को रेडी करते हैं। डीमन एम्परर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो मुझे डीमन एम्परर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं डिमोनिक आर्ट्स का मास्टर हूँ। डीमन लॉर्ड बोलता है कि अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मुझे हेवन क्रशिंग एक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं अपने सिंगल अटैक के साथ माउंटेन्स को भी इवेपोरेट कर देता हूँ। हम देखते हैं कि उन दोनों के क्लैश ने पूरे बैटल ग्राउंड की धज्जियां उड़ा दी होती है। क्लैश के बाद हमें उन दोनों के ही वेपन्स को दूर गिरा हुआ दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपने आप को संभाल कर फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं कितने ही साल हो गए इस तरह के अपोनेंट को फेस किए हुए, अब हमें और ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। और फिर उसके बाद शुरू होती है हमारी फिस्ट फाइट, जिसे देखने में मुझे तो बड़ा मजा आता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग फाइट के दौरान एक दूसरे की दाढ़ी बाल किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, बस अटैक करना ही उनका काम होता है। हमारा डिप्रेस मॉन्क भी दूर से उन्हें जंगलियों की तरह फाइट करता हुआ देख रहा होता है। उसे उस मार्शल आर्टिस्ट की बातें याद आने लगती है और धीरे धीरे उसे भी इस दुनिया की सच्चाई के बारे में समझ आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये क्या, ये दुनिया तो पागलपन और लड़ाई झगड़ों से भर चुकी है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सच के साथ हूँ भी या नहीं। ये सब कुछ उन बातों से बिल्कुल ही डिफरेंट है जिन्हें मुझे बताया गया। तो क्या यही रियलिटी है? ये सभी तो कमजोर लोग हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। आखिर कोई इन्हें इविल कैसे कह सकता है? सूर्योंग उस पर पीछे से अटैक करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को मारकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। वो बोलती है कि यही डिफरेंस है तुम्हारी आइडियोलॉजी और रियलिटी के बीच, जिसे कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। अब तुम जान ही चुके होंगे कि इस दुनिया में कितना कुछ गलत चल रहा है। मुझे भी इसे जाने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब कुछ हमारी गलती है कि हम इस बाहरी दुनिया के अफेयर्स में इन्वॉल्व होने से बचते रहे। तुम्हारे मास्टर भी शाओलिन को एक गलत रास्ते पर लीड कर रहे हैं, जिसे कि फ्यूचर में तुम ही सही कर सकते हो। इसलिए तुम्हें प्रेजेंट टाइम में सरवाइव करना होगा। होश में आओ और लड़ो अपने और इस दुनिया के बेटर फ्यूचर के लिए। अब हमें फिर से इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे के कई सारे बालों को लोच दिया होता है। दोनों के ही चेहरे सूजे हुए आलू की तरह नजर आ रहे होते हैं। वो दोनों ना एक दूसरे को हरा पाते हैं और ना ही हार मानने के लिए तैयार होते हैं। हमें उन दोनों के ही दरमियान किसी को दिखाया जाता है, हाँ, मौत का फरिश्ता, जो कि उनके नोटिस करने से पहले ही उन पर अटैक करके आगे की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन होता है, जो कि अटैक करने के बाद बड़ी कूल तरीके से अपनी शॉट को म्यान में वापस डालता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही उन दोनों पर थाउजेंड्स ऑफ कट्स को लगाया होता है, जिस वजह से वो दोनों वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है कि कमीने, किसने सोचा था कि हम लोगों के एग्जॉस्ट होने के बाद तुम हम पर सांप की तरह पीछे से अटैक करोगे। डीमन एम्परर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, अपने आप को रिवील करो। जिन उसके पास जाकर अपने मास्क को उतारते हुए उससे बोलता है कि याद करो 14 साल पहले, क्या तुम्हें वो छोटा बच्चा याद है जिसके बाप को तुमने उसकी आंखों के सामने मार दिया था? डीमन एम्परर बोलता है, तो क्या तुम जिन मुआन हो, नॉर्दर्न ब्लेड, क्या तुम अब तक मरे नहीं?
और अपने मनी मन सोचता है कि इस कमीने ने अपने एक ही अटैक के साथ मेरे सभी लिम्स को काट दिया है, जिस वजह से मैं यहाँ से मूव भी नहीं कर सकता। वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे लास्ट अल्फाज से यही समझ आ रहा है कि यही वो बंदा है जिसने क्या हमारी इंफॉर्मेशन को लीक किया था। फिर पछतावे की हंसी हंसते हुए बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं 14 साल पहले ही तुम्हें मार देता। तो उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही जिन उसके सर में अपनी शॉट को घुसा देता है। और फिर इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। हमारे जिन की लास्ट स्ट्राइक कैसी थी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड तो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। आप में से कई सारे लोग हमारी माउंट वॉस एक्ट वाली सीरीज के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि उसके ऑफिशियल चैप्टर्स अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। जब भी रिलीज होंगे मैं बगैर बोले उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।